हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल माय चैंपियंस। एक बार ऑडियो वीडियो बता देना। गुड मॉर्निंग सभी चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने एक्टिव पैसिव स्टार्ट किया था, पहला क्लास कर लिया है बेसिक। ओके, वॉइस एंड टेंस कर लिया। एक बार ऑडियो वीडियो बताइएगा। अब चलते हैं, अगर हमारे सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ गया तो उसका पैसिव कैसे बनाते हैं। गुड मॉर्निंग सारे चैंपियंस को। नागाश्री, नेहा, चित्रा, हिमांशु, निवेदिता, प्रज्ञा, सौरभ, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। रुको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। गुड मॉर्निंग उज्जवल, पूजा, करीम, पंकज, सचिन, अनीश, प्रियांशु, चलो सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार बता दो ऑडियो वीडियो। ऑल ओके है ना? तो हम लोगों ने एक्टिव पैसिव स्टार्ट किया था। एक्टिव पैसिव का हम लोगों ने बेसिक कर लिया था। आज हम लोग का एक्टिव पैसिव का सेकंड क्लास है। और हाँ, बिफोर आई स्टार्ट द क्लास, आपके बैच में टेंस का पीडीएफ डाला गया है। आपके बैच में कंडीशनल सेंटेंस का एग्जाम्स में रीसेंट पूछे गए सेंटेंसेस कंडीशनल, एक बार मुझे बताओ ये सब हुआ है? ओके, टेंस मैंने खत्म कर दिया था। ओके, टेंस कब किया, खत्म किया थर्सडे को, और टेंस खत्म किया था। टेंस का पीडीएफ भी डाल दिया था, कंडीशनल सेंटेंस भी डाला था और बोला था सैटरडे संडे इसको कर लीजिएगा। हो गया है? बताना। कर लिया है। ओके ओके ओके, 68 करेक्ट हुआ है, 74 करेक्ट हुआ है। अच्छा, नहीं किया है तो कर लेना चाहिए था ना, कर लेना चाहिए था। और कहीं पे दिक्कत आई होगी तो वीडियो सोल्यूशन देख ही लिए हो। हम लोगों ने एक्टिव पैसिव स्टार्ट किया था, और जितना भी अभी तक मैंने एक्टिव पैसिव को टेंस से जोड़ के करवाया था लास्ट क्लास। एक्टिव से पैसिव बनाते समय टेंस नहीं बदलता है, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे ध्यान देना होता है। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी दो ऑब्जेक्ट आ जाता है। अगर हमारे वाक्य में दो ऑब्जेक्ट आ गया तो उसका पैसिव भी दो तरीके से बनेगा। लिखिए पहले। अभी तक तो मैंने जितना सेंटेंस दिया था सब में एक ही ऑब्जेक्ट था। इफ देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, अगर हमारे सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ गया उसका पैसिव भी दो तरीके से बनेगा। द पैसिव इज मेड इन टू वेज। अगर हमारे सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ गया तो उसका पैसिव भी दो तरीके से बनेगा। ओके मैंने लिखा शी गेव अ रिंग, और दूसरा सेंटेंस लिखा शी गेव हिम अ रिंग। अब जरा ध्यान से देखना, एक मिनट अभी लिखना बंद करिए, लिखना बंद करिए, पहले बोर्ड पे ध्यान दीजिए। हटाऊंगी नहीं इसको मैं। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। इस वाक्य में एक ही ऑब्जेक्ट है, ही ने रिंग दिया, बट यहाँ ही ने उसे एक रिंग दिया। यहाँ पे एक उसे ऑब्जेक्ट है हिम, और एक ऑब्जेक्ट रिंग है। जब भी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है ना तो उसको बोलते हैं डाई ट्रांजिटिव वर्ब। डाई का मतलब ही होता है दो। ओके, डाई का मतलब होता है दो। ट्रांजिटिव वर्ब किसको बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है ना जो हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, बट यहाँ तो दो ऑब्जेक्ट ले रहा है इस सेंटेंस में। ये वर्ब है, और यहाँ तो वर्ब का दो ऑब्जेक्ट है, और जो सबसे पहला वाला ऑब्जेक्ट होता है ना,
ठीक है, जो सबसे पहला वाला ऑब्जेक्ट होता है जो वर्ब के नजदीक है उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो बाद में होता है उसको डायरेक्ट बोलते हैं। ओके, suppose in a sentence there are two objects, the first object will act as an indirect object and the second one will act as a direct object, and if we have only one object the passive is made only in one way, but on the contrary if we have two objects passive can be made in two different ways। तो यहाँ तो एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही ऑब्जेक्ट है ना, तो एक ही तरह से पैसिव बनेगा। ये सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना लो, अ रिंग, और ये सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट का पैसिव किसे बनता है, वॉज वर प्लस V3, एक ही रिंग है तो वॉज लगा दूंगी। गिव, गिव का थर्ड फॉर्म गिवन, अ रिंग वॉज गिवन, बाय लगा दोगे, और बाय के बाद शी नहीं लगता है, बाय सब्जेक्ट है, सॉरी प्रेपोजिशन है ना, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लगे, शी का ऑब्जेक्ट हर होता है और ये तो सब्जेक्ट। तो अगर हमारे पास एक ये ऑब्जेक्ट है तो उसका पैसिव एक ही तरह से बनेगा। बट सपोज इन अ सेंटेंस वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, अगर हमारे सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है ना तो उसका पैसिव भी दो तरीके से बनेगा। अगर हिम को लेते हो तो हिम को लेते हो तो क्या होगा, ही वॉज गिवन, गिवन अ रिंग बाय हर, एक ऐसा भी बन सकता है क्योंकि दो ऑब्जेक्ट है तो पैसिव दो तरीके से बनेगा ना। और अगर रिंग से बनाते हो तो ये भी करेक्ट है, अ रिंग वॉज गिवन। अगर किसी व्यक्ति को कोई चीज दिया जा रहा है ना तो गिवन के साथ टू मत लगाना, ओके, लेकिन कोई चीज दिया जा रहा है, जैसे ही वॉज गिवन अ रिंग बाय हर, बट यहाँ पे अ रिंग वॉज गिवन हर नहीं लगा, हिम, he was her, a ring was given to him by her, टू लगा देना। एक रिंग दिया गया उसको, किसी व्यक्ति को दिया गया, तो ये रॉन्ग इंग्लिश हो जाएगा, अ रिंग वॉज गिवन हिम नहीं होगा, अ रिंग वॉज गिवन टू हिम। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट था ना, तो हमने पैसिव दो तरीके से बनाया। हिम को लेते हो तो ही लगा के बनाया, रिंग को लेते हो तो अ रिंग वॉज गिवन टू हिम बाय। दोनों करेक्ट है, आपके एग्जाम में दोनों नहीं आएगा, क्योंकि दोनों करेक्ट है, आपके एग्जाम में दोनों नहीं आएगा, दोनों में से कोई एक ही आएगा। लेकिन सपोज अगर दोनों आ गया, बाकी सारा चीज सेम है, ठीक है, टेंस वेंस का कोई एरर नहीं है, अगर दोनों आ गया है तो हमें कौन से ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी देना है, हमें वो ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी देना है जो वर्ब के नजदीक हो। तो वर्ब के नजदीक हिम था ना, तो इसको प्रायोरिटी दे। वैसे तो दोनों ठीक है, दोनों नहीं आएगा, दोनों में से कोई एक ही आएगा, बट बाकी सारा अगर दोनों आ गया, ठीक है, और बाकी सारा चीज सेम है, तो हमें वर्ब के नजदीक वाले ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी देके इसको ठीक कर देना। पहले आप इसको लिखिए, लिखिए, और भी बताती हूँ कैसे कैसे ऑप्शंस आएंगे और आपको अपना आंसर क्या करना है। ठीक है, डन हो गया। हाँ, ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे रिंग आ गया ना, उसके साथ टू लगाएंगे। लेकिन अगर आंसर ऐसा होता, देखो एक ऑप्शन ऐसा आता, शी गेव, अगर मैंने देखो ऐसा लिखा, ही टीचर्स इंग्लिश, तो यहाँ तो एक ही ऑब्जेक्ट है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्या बनेगा, इंग्लिश, और प्रेजेंट टेंस है ना तो इज लगेगा, वॉज नहीं लगेगा, और सिंगुलर है, इंग्लिश इज। और टीच, टीच का थर्ड फॉर्म टीच्ड नहीं होता है, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट होता है, इंग्लिश इज टॉट बाय हिम।
तो यहाँ तो एक ही ऑब्जेक्ट था, पैसिव भी एक ही तरीके से बना। लेकिन सपोज अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ गया, ऐसा लगा ही टीचेस अस, यहाँ पे वो इंग्लिश पढ़ाते हैं और वो हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट आ गया, अगर दो ऑब्जेक्ट आ गया तो पैसिव भी दो तरीके से बनेगा। एक पैसिव कैसे बनेगा, अगर अस को लेते हैं तो अस तो ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो वी लगाओ, और वी के साथ इज तो नहीं लगेगा, वी के साथ आर लगेगा। वी आर टॉट इंग्लिश, पर्सन का जिक्र होना तो टॉट के साथ टू मत लगाना। वी आर टॉट व्हाट इंग्लिश बाय हिम। ये भी हो सकता है अगर इंग्लिश को सब्जेक्ट बनाते हो, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट है ना, ये भी ऑब्जेक्ट है ये भी ऑब्जेक्ट है, तो ये कौन वाला ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट वाला और ये डायरेक्ट वाला। तो वी अस का ही वी बना देते हैं, वी के साथ आर, बट इंग्लिश को अगर सब्जेक्ट बनाते हैं तो इंग्लिश के साथ तो इज लगेगा। इंग्लिश इज टॉट अस नहीं होगा, इंग्लिश इज टॉट टू लगाना होगा, टू अस बाय हिम। दोनों दोनों करेक्ट है, ठीक है, दोनों करेक्ट है। अगर दोनों बाकी सारा चीज सेम है, टेंस वेंस नहीं बदला, वी के साथ आर लगता है, इंग्लिश के साथ है, सब चीज सेम है, और अब दोनों आएगा नहीं, अगर दोनों आ गया ना तो आपको प्रायोरिटी किसको देना है, वो ऑब्जेक्ट जो वर्ब के नजदीक है। वर्ब के नजदीक इंग्लिश नहीं है, वर्ब के नजदीक हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, तो इसको देना इसको देना। लेकिन सपोज यही सेंटेंस ये तो चलो दोनों करेक्ट है, लेकिन अगर दोनों, वैसे दोनों करेक्ट है लेकिन दोनों में से आ गया तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आपको प्रायोरिटी देना। लेकिन सपोज ऐसा आ गया, एक क्वेश्चन आ गया, वी वर टॉट इंग्लिश बाय हिम, इसी सेंटेंस का, और दूसरा ऑप्शन दे दिया इंग्लिश इज taught to us by him। अब दोनों आ गया, अब बोलोगे कि मैम यहाँ भी तो वी है और यहाँ इंग्लिश, और आपने बोला है ना कि हमेशा वर्ब के नजदीक वाले को प्रायोरिटी देना है, जैसे यहाँ पे दिया, तो यहाँ पे इसको भी तो दे सकते हैं, बट इसको हम नहीं देंगे क्योंकि यहाँ इन्होंने एक एरर कर दिया है। इन्होंने क्या एरर किया है, सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में जा रहा है बट ये तो पास्ट कर दिया है। ओके, ये तो पूरी तरह से रूल को फॉलो ही नहीं किया, सेंटेंस प्रेजेंट में जा रहा है, ठीक है, सेंटेंस प्रेजेंट में जा रहा है और इसने पास्ट कर दिया। तो चाहे हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो ही, से ही क्यों ना शुरुआत हो, लेकिन यहाँ तो टेंस का एरर कर दिया, तो यहाँ नहीं लगाओगे, यहाँ फिर आप इसी को दोगे क्योंकि यहाँ पे टेंस नहीं बदला। तो मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे तो देना ही है, टेंस पे ध्यान देना है। हम ठीक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी देते हैं, जो वर्ब से नजदीक है उसको हमने प्रायोरिटी दिया क्योंकि यहाँ तो सब चीज सेम था, टेंस नहीं बदला, बट यहाँ हम इनडायरेक्ट को प्रायोरिटी नहीं दे सकते बिकॉज इन्होंने ग्रामेटिकल एरर कर दिया, वी के साथ यहाँ पे आर लगना चाहिए था, टेंस बदल दिया, ठीक है। तो टेंस पे ध्यान देना, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये सब याद रखना है। डाउट में ना जब आप मॉक्स देते हो ना, फिर आप लोग भेजना शुरू कर देते हो कि मैम दोनों था ऑप्शन में और कुछ भी टिक करके आ जाता है। अरे मैंने आपको क्लास में बताया दोनों था और बाकी सारा चीज सेम हो, दूसरा कोई एरर ना हो, ठीक है, दूसरा कोई एरर ना हो, बाकी सारा चीज सेम हो, तब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी तभी देंगे ना जब ग्रामर का कोई एरर नहीं। अगर यही सेंटेंस में ऐसा रहता, वी आर टीच्ड लगा देते, तो फिर हम इसको प्रायोरिटी नहीं देते क्योंकि टीच का थर्ड फॉर्म टीच थोड़ी होता है, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट होता है। तो यहाँ टेंस का एरर कर दिया, यहाँ ग्रामर का एरर कर दिया, तो ये सब एरर को तो हम इग्नोर नहीं कर सकते, तब हम उस केस में अपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही मानते, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़े, एक बार बता दीजिए।
आगे बढ़े है ना। हाँ, सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ गया तो पैसिव भी दो तरीके से बनता है। देखो यहाँ पे ये वाला करवा दिया। अब सेंटेंस देखना, ये वाला भी ऐसे मत लिखो। एक और क्वेश्चन है हमारा, शी विल टेल द ट्रूथ। शी विल टेल द ट्रूथ। तो यहाँ तो एक एक ही ऑब्जेक्ट है ना, एक ही ऑब्जेक्ट है, ट्रूथ है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट। तो इसका क्या होगा, द ट्रूथ। विल है और बताया ही था कि जब भी मॉडल वर्ब आ गया ना तो बी लगा के थर्ड फॉर्म लगाना, क्योंकि मॉडल वर्ब तो V1 लेता है और हमें तो V3 लाना है, तो बीच में बी लगा देंगे, मॉडल वर्ब के साथ बी लगाना। द ट्रूथ विल बी टोल्ड बाय हर। यहाँ तो एक ही ऑब्जेक्ट था। अब अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आएगा, शी विल टेल अस द ट्रूथ, वो हमें सच्चाई बताएगी। तो यहाँ तो दो ऑब्जेक्ट, ठीक है। तरह तरह का ऑप्शन आ सकता है। एक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये वाला जो है डायरेक्ट। सपोज क्वेश्चन ऐसा आ गया, सपोज हम इसको लेते हैं, वी को लेते हैं, अस को मानते हैं, तो ऐसा लगा देंगे, वी विल बी टोल्ड द ट्रूथ बाय हर। और दूसरा ऑप्शन लगाते हैं, द ट्रूथ। अगर पहले कोई नॉन लिविंग थिंग आ गया ना तो वहां टू लगाओगे। द ट्रूथ विल बी, ऐसा नहीं लगाएंगे, द ट्रूथ विल बी टोल्ड अस नहीं होगा, द ट्रूथ विल बी टोल्ड टू अस बाय हर। ठीक है। अब देखो, अब मुझे बताओ कि कौन सा करेक्ट है। अब आपके दिमाग में आएगा ना कि मैम टेंस वेंस तो यहाँ सब सेम है, ये तो ये वाला हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और आपने बोला है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी देना है, तो आप भी इसे लगाओगे। और यहाँ तो टेंस भी नहीं बदला, सही है, बट हम ये नहीं लगाएंगे, ये लगाएंगे। चलो मुझे बताओ क्यों। जैसे आप बोलोगे ना कि मैम इनडायरेक्ट, आपने बोला है ना कि जब भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया तो यहाँ तो ग्रामर का कोई एरर नहीं है, ग्रामर का कोई एरर नहीं है, टेंस वेंस भी नहीं बदला है, टेंस वगैरह भी फ्यूचर है तो इन्होंने भी फ्यूचर रखा है, बट फिर भी आपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्यों नहीं प्रायोरिटी दिया, क्यों। शैल आना चाहिए था, शैल शैल, ये भी हो सकता था, लेकिन यहाँ तो शी थर्ड पर्सन है। वेरी गुड, शी तो थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन के साथ तो विल लगता है, बट यहाँ तो अस को हमने वी बनाया, वी फर्स्ट पर्सन है ना। अगर शैल होता ना तब हम इसको प्रायोरिटी देते, ठीक है। वी के साथ शैल लगाते, ठीक है। अब आ जाओ, दो ऑब्जेक्ट वाला भी हो गया, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट वाला भी हो गया है। और एक चीज ध्यान रखना, अभी मैं एक स्टूडेंट का देख रही थी, आपके बैच में ना, आपके बैच में किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो ना, कोई भी डाउट है तो आपको मैंने वीडियो सोल्यूशन दिया है, ओके। तो आप चाहे डाउट भेज के पूछो, वहां भी मैं वही बताऊंगी,
और वीडियो सोल्यूशन देखोगे तो वहाँ तो और भी डिटेल में बताया हुआ है, तो वहाँ से आपको देखना है। एक स्टूडेंट को देख रही हूँ कि मैम आप डाउट सिर्फ मेंस के लिए रखे हो, सिर्फ मेंस के बच्चों को डाउट्स बताया जाता है। यस, क्योंकि मेंस का बच्चा ना मॉक दे के आ रहा है, मेंस का बच्चा तरह तरह के प्लेटफॉर्म से मॉक्स दे के आ रहा है और उनको दिक्कत हो रही है, और उनके लिए ना कोई वीडियो सोल्यूशन वाला कोई आगे से कोर्स नहीं बना हुआ है, इसीलिए मैं उनका डाउट सेशन सैटरडे को लेती हूँ। लेकिन वो मेंस के लिए नहीं है, उसमें प्री वाले बच्चे भी अपना डाउट भेजते हैं। डाउट सेशन सिर्फ मेंस के लिए नहीं होता, डाउट में प्री वाले बच्चे भी अपना डाउट भेजते हैं। लेकिन आपके बैच वाले बच्चों, अगर आप थोड़ा सा भी समझदार हो, ओके, तो आपके बैच वाले बच्चों को ना यहाँ आके डाउट पूछने की जरूरत ही नहीं, तो फिर वीडियो सोल्यूशन देने का क्या मतलब है? यहाँ आके आपको डाउट पूछने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ तो मेंस वाला है जो तेजी से मैं भागती हूँ, इसमें प्री वाले भी पूछते हैं। ओके, प्री वाले बच्चे भी पढ़ाया हुआ चीज को आके पूछते हैं, लेकिन मैं उन्हें एडवाइस करूंगी ना कि आपको जो मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ और जो मैंने शीट दिया है, आपको वहां आके पूछने की जरूरत ही नहीं है। आपको जो शीट दिया गया है उसका वीडियो सोल्यूशन भी है, तो आपको जो क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है ना, आपके पास तो स्पीड बढ़ाकर ठीक वो क्वेश्चन में जाके चेक कर लो। वहां आके क्यों टाइम वेस्ट करोगे? वहां आके टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं। अगर मैंने सिर्फ ऐसे दिया होता ना 1 का ए 2 का बी, तब आपको दिक्कत होती। वीडियो देखा हुआ तो आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलो, हर जगह ना, हर अपना टाइम बचाना है, हर जगह नहीं प्रेजेंट हो जाना है हर क्लास में, और सब्जेक्ट भी तो पढ़ना है। आई देखो, वी आपको मैंने बताया था कि आई और वी के साथ इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ साथ एक्टिव पैसिव में, नॉर्मल सेंटेंस में भी आई और वी के साथ शैल यूज करना, और यू के साथ नॉर्मल सेंटेंस में भी। इंटरोगेटिव में तो करोगे ही, बट एक्टिव पैसिव बनाते समय ना इसके साथ भी वही वाला रूल फॉलो करना, सिर्फ इंटरोगेटिव में नहीं, एक्टिव पैसिव में फॉलो करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कभी कभी सेंटेंस में, अभी तक हमने जितना भी एक्टिव पैसिव किया सब में बाय लगा रहे थे, एक्टिव से पैसिव बनाते समय बाय का यूज हो रहा था, बट कभी कभी बाय का यूज नहीं भी होता है, अंडरस्टूड रहता है। बता रही हूँ, लिखो कब बाय का यूज नहीं करोगे। ये वाला अभी डाउट बैच में भी आया था, डाउट बैच में तो ज्यादा एक्टिव पैसिव का ही क्वेश्चन आ रहा है। इन सेंटेंसेस लिखो पहले आप, where there is vague noun, अब पहले लिख लो नाउन और प्रोनाउन। वेग का मतलब होता है अनक्लियर, अस्पष्ट। उस वाक्य में जहां कोई अस्पष्ट नाउन या प्रोनाउन आ गया, वहां पे बाय का यूज नहीं होगा। द प्रेपोजिशन हर जगह एक्टिव से पैसिव बनाते समय बाय का यूज करते हैं, बट यहाँ पे नहीं यूज होगा, और कभी कभी होता भी है, वो सब मैं बताऊंगी। द प्रेपोजिशन बाय इज नॉट यूज्ड। प्रज्ञा, एक्टिव पैसिव बनाते समय ना इंटरोगेटिव सेंटेंस में तो आई और वी के साथ शैल यूज होता है, बट एक्टिव पैसिव में नॉर्मल सेंटेंस में भी आई और वी के साथ शैल का यूज करेंगे। ओके, आई और वी के साथ शैल का यूज करेंगे। मैंने लिखा ही स्टोल द बुक, और दूसरा सेंटेंस में लिखा somebody stole the book। एक जगह लिखा ही स्टोल द बुक और एक जगह लिखा है somebody stole the book। देखो यहाँ पे ही प्रोनाउन है, हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है प्रोनाउन के रूप में। किसी ने बुक चुराया, ये भी प्रोनाउन ही है, दोनों प्रोनाउन है। लेकिन ही में पता चल रहा है ना एक निश्चित व्यक्ति के लिए ही है, ठीक है, राम श्याम के लिए ही लगा दिया है। ही ने किताब चुराया, तो यहाँ का जो प्रोनाउन है ना ये पर्टिकुलर है, स्पेसिफिक है, कोई खास के लिए हो रही है, वेग नहीं है, स्पेसिफिक पर्टिकुलर किसी ही व्यक्ति के लिए यूज हो रहा है। बट किसी ने बुक चुराया,
किसी ने में ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ का जो प्रोनाउन है ना वेग है। वेग मतलब समझ रहे हो, यहाँ का प्रोनाउन में क्लियर नहीं हो रहा है कि किसने चुराया। किसी ने चुराया, ही शी में से कुछ भी हो सकता है, ही शी में से कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ तो क्लियर है। और जब भी हमारे वाक्य में क्लियर नाउन प्रोनाउन आ गया ना, तो वहां तो हम बाय लगाएंगे। इसका कैसे बनेगा, बुक ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना लीजिए, द बुक वॉज स्टोलन बाय हिम लगाओ। यहाँ तो आप द बुक वॉज स्टोलन बाय हिम लगाओगे, लेकिन नेक्स्ट वाले ऑप्शन में, जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है ना, इसमें इसका ऑप्शन में दे रही हूँ, ऐसा ऐसा आएगा, द बुक, जैसा ऑप्शन वैसा आंसर, द बुक वॉज स्टोलन। एक ऑप्शन में ये आएगा, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन में आएगा द बुक। यहाँ तो चलो बाय हिम लगाया, किसी खास ही के लिए बोली जा रही, द बुक वॉज स्टोलन बाय समबडी। चलो बताओ कौन सा करेक्ट है। आप लोगों को डाउट बैच में ना तभी आना है, दिन भर बैठ के टीचर का बैच ही थोड़ी देखना है। इस स्टूडेंट के बच्चे डाउट बैच में तभी आएंगे ना, थोड़ा सा कॉमन सेंस तो रखना है ना। आप लोग डाउट बैच में तभी आना ना जब आपका मॉक शुरू हो जाए देना। जब आप मेरे पढ़ाने के अलावा मॉक्स वगैरह शुरू कर रहे हो ना, तो मॉक्स में जो भी डाउट आया यहाँ से पूछो। यहाँ तो मैं जो भी पढ़ा रही हूँ, जैसे मैं आपको टेंस पढ़ाई, जो मैं आपको कंजंक्शन पढ़ाई, तो ठीक है, आपको ये सब पढ़ते समय किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, तो इसको डाउट बैच में भेजने की क्यों क्या जरूरत है। इसको डाउट बैच में भेजने भेजने ही नहीं है, क्योंकि ये जो मैं यहाँ पे जो पढ़ा रही हूँ हर चैप्टर को, तो वहां तो आपका सोल्यूशन है ही, और सोल्यूशन वो भी वीडियो सोल्यूशन है। वीडियो सोल्यूशन में क्या होता है ना, टीचर देखा ही होगा, टीचर खड़ा होके आपको सेंटेंस में डायरेक्ट समझा रहे हैं, तो उससे बेटर और कहाँ चाहिए। ओके, तो वहीं से देखिए, इस बैच में जो भी डाउट्स आ रहा है, जो भी क्वेश्चन को लेकर आप पूरा मत देखिए, क्यों टाइम वेस्ट करेंगे। मैक्सिमम आपको अपना टाइम बचाना है। टेंस का, जैसे टेंस का मुझे 51 क्वेश्चन में डाउट आया, तो सिर्फ 51 क्वेश्चन देखिए। 12वां क्वेश्चन में डाउट आया, सिर्फ वो देखिए, बाकी तो ठीक ही है। हाँ, अगर दोनों ऑप्शन आ गया, दोनों ऑप्शन आ गया ना, तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे, हम पहला वाला को देंगे। क्योंकि जब भी सेंटेंस में कोई वेग, अस्पष्ट नाउन या प्रोनाउन आ गया ना, तो वहां पे बाय प्रेपोजिशन का यूज ही नहीं होगा। बाय नहीं यूज होगा तो समबडी भी नहीं यूज, सिंपली द बुक वाज स्टोलन, किसी के द्वारा चुराया गया। बोथ आर करेक्ट अभिषेक नहीं होगा, इफ यू हैव बोथ द ऑप्शंस बिफोर यू, अगर दोनों ऑप्शंस आपके पास आ गए, ओके, तो आपको प्रायोरिटी देना है ना पहला वाला, क्योंकि जब भी कोई अस्पष्ट नाउन या प्रोनाउन आ गया है, तो वहां पे बाय मत लगाना, द बुक वाज स्टोलन, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये तो अभी हाल फिलहाल में ही बच्चे ने डाउट भेजा था, और उसको मैंने बोला है, बी की क्लास में तो बताया था कि जहां भी बाय वगैरह, सॉरी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, एवरीबडी में भी तो कोई भी आ सकता है, ही शी, तो सारे वेग है। तो जब भी ऐसा कुछ आ गया ना, तो बाय का यूज नहीं करना। लेकिन कभी कभी आपके एसएससी का कोई ठिकाना नहीं है, कभी कभी क्या करेंगे ना, सपोज यही क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है, ही स्टोल द बुक, सॉरी, कभी कभी आपके ऑप्शन में ना ऐसा भी दिखेगा। वैसे तो अगर ये दोनों आ गया ना, बाकी सारा चीज, सब चीज सेम है, बट यहाँ से बाय समबडी लगा है, बट बाय समबडी वेग है, तो इसको नहीं देना, इसको देना। ओके, अब मैंने लिखा समबडी, इसी सेंटेंस को, स्टोल द बुक। कभी कभी इनका कोई ठिकाना नहीं है, चारों ऑप्शन में ना बाय समबडी डाल देंगे, जैसे ऐसा डाल देंगे, एक डाल देंगे, द बुक वॉज स्टोलन, जैसा ऑप्शन वैसा आंसर, बाय समबडी। ऐसा ऑप्शन डाल देंगे, द बुक हैड बीन। जब आप प्रैक्टिस करने जाओगे तो देखोगे अल्टीमेटली कि सारा ऑप्शंस का खेल है।
The book is stolen by somebody. The book was being stolen by somebody. हाँ, तो वैसे तो मैंने आपको बोला है कि जब भी सेंटेंस में कोई वेग का मतलब है अनक्लियर, अस्पष्ट, कोई भी सेंटेंस में कोई अस्पष्ट नाउन या प्रोनाउन आ गया, अस्पष्ट नाउन या प्रोनाउन आ गया, तो वहां पे बाय का यूज मत करना। लेकिन अब क्या करोगे, इन्होंने ऑप्शन में ना, आप बोलोगे मैम आपने तो बोला है कि बाय समबडी यूज नहीं करना है, ठीक है, जब भी बाय समबडी आ गया, नोबडी आ गया, एवरीबडी आ गया, तो वहां बाय का यूज नहीं करना है। बट यहाँ आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपके चारों ऑप्शंस में ना बाय लगा दिया। तो आपको क्या करना, मान के चलना है कि बाय होगा ही चारों ऑप्शन में। तो उस केस में आप देख लो, टेंस देख लो, ये सिंपल पास्ट है, ठीक है, ये आपका सिंपल पास्ट है ना। और यहाँ इन्होंने क्या किया है कि टेंस बदल दिया है, इसको पास्ट परफेक्ट कर दिया, इसको प्रेजेंट कर दिया, इसको पास्ट कंटिन्यूअस। तो अल्टीमेटली इसी ऑप्शन को लेके चलेंगे, मतलब जो हमारे पास चार ऑप्शंस अवेलेबल है यही करेक्ट है ना। लेकिन अगर द बुक वॉज स्टोलन बाय समबडी भी होता और इसके अलावा एक ऑप्शन में होता द बुक वॉज स्टोलन, ठीक है, एक जगह बाय समबडी होता है, एक जगह नहीं होता, तब हम क्या करते हैं ना, इसको प्रायोरिटी देते। लेकिन ये वाला ऑप्शन तो हमारे है ही नहीं, इन्होंने बाय समबडी को वेग नहीं माना, चारों ऑप्शन में है, तो हमें भी चारों ऑप्शन में लेके चलना, ठीक है। वॉज के साथ V3 आएगा, हाँ तो V3 लगाया ना, V3 तो लगाया। बताइए क्लियर है मैम? कल मेंस के मॉक में 135 में से 102 आया, अभी बढ़ाना होगा ना, नंबर आपका कटा होगा क्लोज टेस्ट PQRS में। ठीक है, ओके, अब आगे। सिर्फ somebody nobody ही वेग नहीं होता, एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, दूसरा क्वेश्चन वेग वाला ही कर रहे हैं। पीपल स्पीक इंग्लिश, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया एग्जाम, ऑल ओवर द वर्ल्ड। किसी खास लोगों के बारे में थोड़ी बात हो रही, लोग इंग्लिश बोलते हैं, पूरे वर्ल्ड में लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो यहाँ पे किसी खास लोगों की, पहले तो ये पीपल नाउन है, जैसे समबडी एवरीबडी नोबडी प्रोनाउन था ना, और अनक्लियर था, ही शी दे, ये सब स्पष्ट होता है, मतलब क्लियर वाले प्रोनाउन, वेग नहीं है, ये नाउन है, ये नाउन है। और नाउन में भी कैसा नाउन है, क्लियर नहीं है, वेग है। लोग में कोई भी, लोग में ही भी हो सकते हैं, शी भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, एक ऑप्शन देंगे, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय पीपल, ठीक है। और एक है यहाँ पे आएगा, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। नाउ टेल मी विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है?
हाँ, कौन सा करेक्ट है? यस, पीपल में कोई भी आ सकते हैं, लोग इंग्लिश बोलते हैं, किसी खास लोग के बारे में थोड़ी बोली जा रही। तो यहाँ पे ये जो पीपल है ना वेग है, तो बाय पीपल मत यूज करना, बाय पीपल का यूज नहीं होगा। सेकेंड वाला करेक्ट। ठीक है, एक ये भी आएगा, एक और सेंटेंस है, आप लिखते जाओ लिखते जाओ। ओके, एक ऐसा भी आएगा, दूसरा स्लाइड लेती। एक ये वाला भी कंफ्यूज करने वाला आता है, देखो मैंने लिखा someone या somebody cleaned the room, किसी ने रूम को क्लीन किया। ठीक है, किसी ने में भी अस्पष्ट है ना, क्लियर नहीं हो रहा है। ये इसका आंसर क्या होगा? सिंपली लिख दो द रूम वॉज क्लीन्ड। ठीक है, एक ऑप्शन में लगाएंगे द रूम वॉज क्लीन्ड बाय समबडी, और एक ऑप्शन में लगाएंगे द रूम वॉज क्लीन्ड। ठीक है, तो किसी ने रूम को क्लीन किया। अगर ही रहता ना तब मैं लगाती द रूम वॉज क्लीन्ड बाय हिम, क्योंकि ही में तो निश्चित पता चल रहा है ना किसी ही ने क्लीन किया। बट यहाँ पे ये वाला करेक्ट है, ये वाला रॉन्ग। ठीक है, रॉन्ग। लेकिन एक बार आपके एग्जाम में ऐसा ऑप्शन आया और कई जगह पर इसका आंसर गलत भी दिया है, द क्लीनर क्लीन्ड द रूम। जैसा ऑप्शन वैसा आंसर, क्लीनर ने रूम को क्लीन किया। ठीक है, और एक ऑप्शन में था द रूम वॉज क्लीन्ड बाय द क्लीनर, और एक ऑप्शन में था द रूम वॉज क्लीन्ड। एसएससी ने इसका आंसर सेकंड वाला दिया था। ठीक है, कई जगह पे आंसर गलत भी दे दिया था, बुक में भी कई जगह पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको गलत दिख जाएगा। बुक में क्या लॉजिक दे दिया है ना कि यहाँ भी आंसर द क्लीनर क्लीन द रूम, तो यहाँ भी द रूम वॉज क्लीन, क्या लिख दिया, द रूम वॉज क्लीन्ड होगा। ठीक है, कई बुक में इन्होंने आंसर दे दिया है ना, somebody में तो क्लियर पता चल रहा है, इसलिए बाय नहीं लगाएंगे। और जो रूम को क्लीन करता है वही तो क्लीनर होता है। तो यहाँ भी कुछ क्लियर नहीं है, अस्पष्ट है, तो आंसर ये होगा, आंसर ये होगा, लेकिन आंसर ये नहीं था, आंसर फर्स्ट, क्योंकि यहाँ क्लीनर ना वेग नहीं है। ओके, द लगा हुआ है, किसी खास क्लीनर ने आके रूम क्लीन किया, तो ये वेग नहीं है, ये क्लियर वाला है, क्लियर नाउन है। और जब क्लियर हो, अस्पष्ट ना हो, तो वहां पे बाय लगाएंगे, बाय लगाएंगे। ठीक है, द रूम वो अगर somebody होता तब मैं द रूम वॉज क्लीन लगाती। अगर ध्यान रखो, ये वाला क्वेश्चन आपका प्रीवियस पेपर का है, द क्लीनर क्लीन द रूम वाला, तो कई जगह पे ना लिख दिया था जो भी रूम को क्लीन करता है उसे क्लीनर ही तो बोलते हैं। ये कोई खास क्लीनर थोड़ी है। पेशेंट को ट्रीट करने वाला डॉक्टर होता है, पढ़ाने वाला टीचर होता है, तो कोई खास टीचर किसी खास डॉक्टर की बात थोड़ी हो रही है। जो भी रूम का क्लीनर है वो वो क्लीनर है, तो ये भी तो अस्पष्ट है ना। तो अस्पष्ट है तो बाय मत लगाओ, नहीं ये अस्पष्ट नहीं है, द लगा है, किसी खास क्लीनर की बात हो रही। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तब हम मन मार के इसको लगाते। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन आ गया, somebody में तो बाय मत लगाना, somebody में बाय नहीं लगाना, बट क्लीनर में किसी खास क्लीनर ने आके रूम को क्लीन किया है ना, द लगा हुआ, कोई खास के लिए हो रहा है तो बाय तो लगाओ। अगर सपोज ये नहीं रहता तब हम इसको चुनते। ओके,
हाँ, और भी दे रही हूँ ये कंफ्यूजन वाला। ठीक है, एसएससी नंबर क्यों काटेगा मैम? बट एसएससी तो नंबर काट देगा। क्यों काटेगा? ये एसएससी का ही आंसर है, ये एसएससी का ही आंसर है। क्यों क्यों काटेगा नंबर? अगर ये ऑप्शन नहीं रहता तब हम इसको मानते, और बाकी ग्रामर भी सही होता। स्टेनो का मॉक टेस्ट शुरू हो रहा है, आज सेकंड है ना, फोर्थ से शुरू हो रहा है। ठीक है, मैं बाकी सारे सब्जेक्ट्स का नहीं करवा रही हूँ। ये जो स्टेनो का मॉक है ना, जितने भी हमारे स्टेनो वाले स्टूडेंट्स हैं, यूसी लाइव पे सारे बच्चों के लिए फ्री है। ये सारे बच्चों के लिए फ्री है। ये रात को 8 बजे चलेगा। और वैसे तो आपका 2 घंटे का पेपर होता है, ठीक है, लेकिन मैंने जीएस और रीजनिंग तो नहीं रखा है ना, तो ये आपका 1 घंटे का पेपर। आधे घंटे में जीएस बनाओगे? छूटना तो नहीं चाहिए। 1 घंटा से ज्यादा लग सकता है ना। मुझे लग रहा है ना, मेरे को 1 घंटा 15 मिनट रखना चाहिए। आपका 1 घंटा कम पड़ जाएगा। विकास, एक मिनट आना इधर। जो स्टेनो का मॉक है ना, इसको 1 घंटा 15 मिनट का रखो। 1 घंटा 15 मिनट कितने बजे से रखना है? 8 बजे से रात को। हाँ, 8 से 9:15। 8:15 क्योंकि 2 घंटे का पेपर होता है ना, लेकिन बच्चे जीएस के लिए आधा घंटा थोड़ी लेते हैं। ठीक है, जीएस तो फटाफट हो जाएगा, रीजनिंग भी हो जाएगा, और 1 घंटा 15 मिनट नहीं तो छूट जाएगा। बस वही मॉक उसको दे रहा हूँ अभी। हाँ, सौरभ को भी बता देना, कोई पूछे बच्चा। 1 hour 15 minutes। आपने जो डेस्कटॉप पे सेव करके रखा है वो आपने सेव कर दिया है ना? तो कौन आपने जो सा? चेंजेस किए हैं, जो भी आपने चेक किया हाँ, मैंने मॉक्स को डेस्कटॉप पे रखा है। डेस्कटॉप पे हाँ, मैं उसको दे देता हूँ। वही वाला है, ठीक है। हाँ, तो ये वाला 1 hour कम पड़ जाएगा, क्योंकि आपके 2 घंटे का पेपर है ना। तो सपोज 1 घंटा इंग्लिश ले रहे हो, आधा घंटा जीएस थोड़ी होगा, और आधा घंटा रीजनिंग। कोई बच्चा आधा घंटा जीएस में थोड़ी लेता है। जीएस तो आता है तो सही है। तो आप क्या करते हो ना, कि जीएस से टाइम बचाते हो इंग्लिश के लिए। जीएस तो आपका 15 मिनट में मोर देन इनफ, तो 15 मिनट यहाँ एडजस्ट होता है। ठीक है, ये चलेगा रात को 8 बजे, 8 से 9:15, 4, 5, 6, 7, 4 मॉक। ये तो मैंने यूट्यूब पर बता दिया। 4 मॉक है, और इसमें 100 क्वेश्चन है। आपके स्टेनो में 100 क्वेश्चन आते हैं। ओके, ये भी एक है, द रूम वॉज क्लीन्ड बाय द क्लीनर। जरूर लगाना, क्लीनर रहे तो बाय द क्लीनर लगाना। अगर समबडी नोबडी रहे तब मत लगाना। ठीक है, एक ये भी हो गया। और एक है, एक और क्वेश्चन आता है, वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। हर किसी को अपना वादा निभाना चाहिए, बात पे रहना चाहिए। तो यहाँ वन का मतलब ना एक नहीं है। यहाँ वन का मतलब क्या है? हर किसी को अपना प्रोमिसेस रखना चाहिए। तो यहाँ वन का मतलब ना एवरीबडी के सेंस में आ रहा है। हर किसी को अपने प्रोमिसेस को, जो वादा किया है उसको रखना चाहिए, निभाना चाहिए। ओके, तो यहाँ वन का मतलब एक नहीं है। सिर्फ एक आदमी को अपना प्रॉमिस नहीं जाना चाहिए, हर एक को, हर एक। तो यहाँ पे ऐसा आएगा। देखो इसका ऑप्शन कैसा आता है बताते हैं। इसमें भी वन, ये जो वन है ना, वेग है। ये क्वेश्चन आया है, और इसका ऑप्शन 2 बार आया, 2 तरीके से आया। एक ऑप्शन ऐसा आएगा, प्रोमिसेस शुड है,
शुड, और मॉडल वर्ब है ना तो बी लगा के केप्ट। जैसा जैसा ऑप्शन आया है वैसा वैसा मैं आपको बताते जा रही हूँ। और एक है वंस प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। अब मुझे बताओ कि कौन सा करेक्ट है। अगर दोनों आ गया, इन दोनों में कौन सा करेक्ट? बाय तो किसी हाल में नहीं लगेगा। नहीं, रुको 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 रुको, ये वाला नेक्स्ट में डालूंगी। एक ऑप्शन में आएगा प्रोमिसेस शुड बी केप्ट बाय वन। एक बार ये ऐसा वाला आया है, कौन सा करेक्ट है? जब मॉक दोगे सब ये सब रूल्स याद रखना है। आप लोगों को डाउट में क्वेश्चन तभी आते हैं ना जब आप रूल्स भूल जाते हो, फिर मैं डाउट में याद दिलाती हूँ कि ये तो हमने क्लास में किया है। हाँ, वन वेग है ना, वन शुड कीप, सिर्फ एक नहीं, हर किसी को तो वन वेग है तो बाय नहीं लगाओ, ये करेक्ट है। और जब आप वन नहीं लगाओगे ना तो वन का पोजेसिव वंस बनता है। जैसे ही का पोजेसिव हिज बतला, ही मतलब वह, हिज मतलब उसका, शी मतलब हर, शी मतलब वह उसका, दे मतलब वे, और देयर मतलब उनका। जैसे ऐसा बनता है ना, ही का हिज बनता है, ही हैज लॉस्ट हिज बुक, शी हैज लॉस्ट हर बुक, दे हैव लॉस्ट देयर बुक। उसी तरह वन का पोजेसिव वंस बनता है। जब वन वेग है, जब वन को यूज नहीं करोगे तो वंस को भी मत यूज करना, ठीक है? इसीलिए मैंने यहाँ से वंस हटा दिया है, और ठीक है, और बाय समबडी तो नहीं करना, ये कर। लेकिन ये क्वेश्चन एक बार तो मैंने ऐसा वाला ऑप्शन देखा, लेकिन एक बार मैंने क्या देखा ना, इसके ऑप्शन में प्रीवियस पेपर आप चेक करना, एक ऑप्शन में था ना कि वन को तो यूज नहीं किया बट वंस को किया है। एक ऑप्शन में था वंस प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, दोनों नहीं आएगा। तो कई बार क्या होता है ना कि ऑप्शन में ये नहीं था, ठीक है, ये नहीं था, और आप बोलोगे कि मैम जब अभी आपने बोला ना कि वन को जब नहीं यूज करना है तो वंस को भी नहीं यूज करना है, ठीक है, इसीलिए मैंने ये वंस यूज नहीं किया। तो ये भी करेक्ट है। सपोज ये ऑप्शन नहीं आया और ये वंस लगा के कर दिया तो ये भी करेक्ट। कई बार ऑप्शन में ऐसा भी आया, और एक ऐसा भी आ जाएगा वन को यूज नहीं कर दिया बट यहाँ वंस को कर दिया। वंस हर किसी को अपने प्रोमिसेस रखनी चाहिए। वंस प्रोमिसेस शुड बी केप्ट बाय वन, वन तो यूज करना ही नहीं है, बाय वन मत यूज। तो दोनों करेक्ट है। कभी कभी ऑप्शन में देखा है कि वन को यूज कर भी लेते हैं और कभी कभी बगैर वन का भी है। दोनों नहीं आएगा। अब बोलोगे अब दोनों आ जाएगा तो क्या करें? दोनों करेक्ट। मैं बार बार ऑप्शंस इसलिए लिख रही हूं ना, ऐसा आ गया तो वैसा, क्योंकि जब आप पेपर सॉल्व करोगे ना तो ये सब कंफ्यूज करेगा, ठीक है? आपको लगेगा कि मैम जब वन को यूज नहीं किया तो वंस को क्यों यूज करेंगे। कई बार ऑप्शन में वंस यूज किया हुआ भी आया। वेग का मतलब वेग का मतलब है अस्पष्ट, क्लियर नहीं है। देखो ही से पता चल रहा है ना कि क्लियर किसी लड़के के लिए, शी से पता चल रहा है किसी लड़की के लिए, इट से पता चल रहा है किसी जानवर या नॉन लिविंग थिंग के लिए, बट समबडी से कुछ भी नहीं पता चलता है। समबडी अस्पष्ट है, वेग है। समबडी मतलब किसी ने में लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। एनीबडी, एनीबडी में कोई, एनीबडी में कोई भी हो सकता है। नोबडी में कोई भी हो सकता है। तो ये सब प्रोनाउंस है बट क्लियर नहीं है, अस्पष्ट है। बट ये सब स्पष्ट वाले प्रोनाउंस,
उसी तरह बॉय में किसी खास लड़के की बात हो रही है, गर्ल में किसी खास लड़के की बात हो रही है, बट पीपल लगा दिया। लोग इंग्लिश बोलते हैं, अब लोग में कोई भी हो सकता है, बॉय गर्ल कुछ भी आ। तो वेग का मतलब होता है अस्पष्ट। अंडरस्टूड है, हमें अपना वादा निभाना चाहिए, वादा निभाना चाहिए, किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, सभी के द्वारा। ठीक है, ये भी हो गया। अब कई बार, अब थोड़ा ध्यान से सुनना, कई बार बच्चों का कंफ्यूजन क्या होता है कि मैम वी तो क्लियर होता है, वी तो क्लियर है, स्पष्ट है, तो यहाँ तो हम वी वाले के साथ तो हम बाय लगाएंगे ना। लेकिन कई बार बच्चे ऑप्शंस में देख लेते हैं मैम वी आया था और वहां पे बाय नहीं लगाया था। क्यों नहीं लगाया था मैं बता रही हूँ। ये सेंटेंस देखना, मैंने लिखा वी डिड द वर्क। वी क्लियर भी होता है और वी वाला वाक्य में कभी कभी वेग भी होता है। सेंटेंस देखना कि मैम वी वाला सेंटेंस आया था और वी के साथ वहां पे उन्होंने बाय नहीं लगाया था, और आपने तो बोला था कि बाय तो तभी नहीं लगाना है ना जब अनक्लियर हो, अस्पष्ट हो, लेकिन वी तो स्पष्ट के लिए है। जैसे मैंने लिखा वी डिड द वर्क, और दूसरा सेंटेंस लिखा मैंने वी शुड, ऑप्शन देख लेना, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। देखो जरा वी पे ध्यान देना, वी पे ध्यान देना, वी डिड द वर्क, हमने काम को किया। हमने में कोई खास व्यक्ति है जो काम को किया, तो यहाँ का जो वी है ना, मतलब किसी खास के लिए हो रही है। हम लोगों ने मिलकर काम को खत्म किया, तो यहाँ तो पर्टिकुलर है, तो इसका तो बाय लगेगा ना। द वर्क वॉज, डिड है, पास्ट टेंस है, डन बाय अस। क्या नीचे वाले सेंटेंस में वी खास है? वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें में मैं किसी खास व्यक्ति के बारे में नहीं बोल रही हूँ, सबके लिए हो। यहाँ तो वी किसी खास के लिए है जिन्होंने मिलकर इस काम को खत्म किया, बट हमें अपने बड़ों का, हमें अपने कंट्री के रूल्स को मानना चाहिए, हमें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें मतलब हम सभी को, यहाँ कोई खास वी के लिए नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप वी नहीं लगाने, अस नहीं लगा, सिंपली लगा दो आवर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। बाय अस लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, आप बोलोगे मैम यहाँ तो आपने बाय अस लगाया, बाय लगाया क्योंकि यहाँ का वी किसी खास व्यक्ति ने मिलकर काम को खत्म किया, बट हमें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें मतलब सबको। इसको मैं ऐसा भी लिख सकती थी वी के जगह, वन शुड रिस्पेक्ट वंस एल्डर्स। वी का पोजेसिव आर बनता है और वन का पोजेसिव, तो यहाँ वही सेंस जा रहा है ना। वन शुड मतलब हमें, हर किसी को अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो यहाँ भी वी अस्पष्ट के सेंस में जा रहा है। तो कभी कभी ना वो वी को भी वेग मान लेते हैं, डिपेंड करता है कि वी को किस सेंस में यूज किया है। यहाँ वी में कोई खास व्यक्ति को अपने बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, कोई खास को अपने कंट्री के रूल्स को नहीं करना चाहिए, हम सब लोगों को करना चाहिए, बट यहाँ तो किसी खास लोगों ने की। ठीक है, आगे बढ़े। अब आपको नहीं लगता है कि मेरे को कंफ्यूजन होगा, कुछ भी वेग वगैरह आ गया, और जब चारों ऑप्शन में वेग यूज कर लिया है ना, उस केस में क्या करोगे, आपको भी मान के चलना है। आगे बढ़े। लास्ट में आप खुद फील करो, जब पेपर बनाने जाओगे तो रूल्स वगैरह तो होना चाहिए, रूल्स वगैरह बेसिक पता होना चाहिए, बट अल्टीमेटली सारे गेम ऑफ ऑप्शंस, जैसा ऑप्शन वैसा आंसर। ओके, ये भी हो गया, वेग वाला भी हो गया, दो ऑब्जेक्ट वाला भी हो गया, वेग वाला हो गया। अब कभी कभी क्या करेंगे ना, कभी कभी ऐसा भी दे देते हैं, देखो सारे गेम ऑफ ऑप्शंस है, आपको देख लेना है कि आपके ऑप्शन में क्या है। क्या करेंगे ना, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। कभी कभी इसमें बाय नहीं लगाएंगे,
इसमें क्या होगा? द थीफ वॉज अरेस्टेड बाय पुलिस लगाने की जरूरत, अगर बाय पुलिस नहीं भी लगाया तो अंडरस्टूड है, अरेस्ट करने का काम थीफ ही करेगा ना, सॉरी, अरेस्ट करने का काम पुलिस ही करेगा। आप कोई ही शी जाके, कोई व्यक्ति जाके तो अरेस्ट नहीं करेगा। अगर 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 दोनों आ गया, एक ऑप्शन देखो ऐसा है, द थीफ वॉज अरेस्टेड, ठीक है, और एक ऑप्शन में आ गया द थीफ वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस। अगर बाकी सारा चीज सेम है, बाकी सारा चीज सेम है और कोई भी टेंस वगैरह सब सही है, टेंस वगैरह सब सही है, अरेस्टेड V3 U3, तो इसी को देंगे। अंडरस्टूड है कि थीफ को पुलिस के द्वारा ही अंडर किया गया, ठीक है, पुलिस के द्वारा ही अरेस्ट किया गया, तो फिर से बाय लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा ऑप्शन आ गया, सपोज ऐसा ऑप्शन आ गया, द थीफ हैज बीन अरेस्टेड, और फिर मैंने लिखा, सारा ऑप्शंस देखना जरूरी है, यू नेवर नो वो कहां से क्या ऑप्शन उठा के दे दे। द थीफ वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस, सपोज दोनों आ गया, और आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला है कि जो भी अरेस्ट करेगा पुलिस ही करेगा, हम तो किसी को जाके नहीं कर सकते है ना, पुलिस अथॉरिटी है, तो फिर बाय लगाने की क्या जरूरत है? तो यहाँ पे हमने बाय नहीं लगाया, क्योंकि दोनों ऑप्शन था, दोनों के अकॉर्डिंग ये वाला ऑप्शन से ज्यादा अप्रोप्रिएट ही है कि कोई भी पुलिस को अरेस्ट, सॉरी, चोर को अरेस्ट तो थीफ ही पुलिस ही करेगा। लेकिन अगर दोनों आ गया तब क्या करो? अब बोलोगे कि मैम आपने तो बोला है कि पुलिस ही करेगा, यहाँ बाय हटा दिया, बट यहाँ हमें ना ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए इसी को टिक करना, क्योंकि इन्होंने क्या किया है कि सेंटेंस पास्ट जा रहा है और इन्होंने, ठीक है, बाय नहीं लगाया है, बट इन्होंने टेंस का एरर किया है ना। अगर हमारा सेंटेंस सिंपल पास्ट में है, इन्होंने परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कर दिया, तब तो उस केस में इसी को बाय पुलिस को लेके चलेंगे, क्योंकि ग्रामेटिकली यही सही है। इसमें ठीक है बाय पुलिस हटा दिया, बट ग्रामर का एरर है ना। वीक, क्लियर और अनक्लियर दोनों में यूज। तो भाई अपने ऑप्शंस पे नजर डालिएगा, ऑप्शंस को एलिमिनेट करिएगा, आप आंसर तक पहुंच जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने बहुत बेसिक बेसिक ही कर रहे हैं। क्या क्या किया? सबसे पहले बेसिक किया, मतलब एक्टिव पैसिव में टेंस नहीं बदलना है, ओके। फिर मैंने टेंस एंड वॉइस करवाया, टेंस और वॉइस कैसे जुड़ा है एक दूसरे से। फिर हमने क्या किया? वेग वाला किया, सेंटेंस में वेग नाउन या प्रोनाउन आ गया तो वहां बाय नहीं लगाना। कभी कभी चारों ऑप्शन में बाय लगा देते हैं, ये भी हो सकता है, वेग होते हुए भी चारों ऑप्शन में बाय लगा देंगे। और कभी कभी क्या होता है, हाँ, और दूसरा मैंने क्या बताया, तीसरा कि जब सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ गया तो उसका पैसिव दो तरीके से बनता है, कैसे कैसे और किसको प्रायोरिटी देना है, ये भी हो गया। और एक क्वेश्चन आया था, ओके, ये जो नन, ये भी लिखो, नन इज इक्वल टू नॉट प्लस नन, नन या नोबडी क्वेश्चन में रहे ना, तो उसका पैसिव बन जाता है नॉट प्लस एनी, ठीक है, नॉट प्लस एनी।
नॉट प्लस एनी इज इक्वल टू नन, ऐसा क्वेश्चन भी आया। से मैंने लिखा नोबडी डिजायर्ड राइट्स, किसी को भी ना दंगा फसाद डिजायर नहीं करते हैं, किसी को भी दंगा फसाद का मन नहीं था। एक ऑप्शन में दिया था, एक ऑप्शन में दिया था राइट्स आर नॉट, ये राइट्स हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारा वर्ब है और ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट, ठीक है, ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो एक ऑप्शन में पास्ट टेंस है ना, तो राइट्स वर नॉट डिजायर्ड बाय नोबडी। ये तो पिछले मेंस के पिछले डाउट क्लास में ही, पिछले डाउट क्लास में ये क्वेश्चन आया, राइट्स वर नॉट डिजायर्ड बाय एनीबडी। अगर हाँ देखना जरा सेंटेंस देखना, हाँ ठीक है, राइट्स वर नॉट डिजायर्ड बाय नोबडी, तो कि कोई भी दंगा फसाद पसंद नहीं करता था। तो यहाँ पे देखना पहला वाला क्वेश्चन रॉन्ग इसलिए है ना क्योंकि नोबडी भी नेगेटिव है, ठीक है, और नॉट भी नेगेटिव, और एक सेंटेंस में दो नेगेटिव नहीं आएगा। जब मैं आपको एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ाऊंगी ना, उसमें पढ़ाऊंगी कि नेगेटिव सेंटेंस में हम एनी का यूज करते हैं। एडजेक्टिव चैप्टर जब हम पढ़ेंगे, जब मैं आपको सम और एनी के बीच में डिफरेंस बताऊंगी, तो वहां पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज होता है। ओके तो राइट्स वर नॉट डिजायर्ड बाय एनीबॉडी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है, अब खास करके नेगेटिव के लिए ऐसा होता है कि मैम एनीबॉडी तो वेग है, ठीक है, एनीबॉडी नोबॉडी ये सब तो वेग होता है, ये सब तो वेग होता है, और वेग में तो हम बाय का यूज नहीं करते हैं, बाय का यूज नहीं करते। बट फिर भी इन्होंने एनीबॉडी, वो स्टूडेंट ने यही वाला डाउट भेजा था कि मैम आपने तो बोला था एनीबॉडी नोबॉडी वाला तो वेग होता है, तो यहाँ बाय नहीं लगाना चाहिए था ना, राइट्स वर नॉट डिजर्व्ड नॉट डिजायर्ड, यहीं तक लिख के छोड़ देना चाहिए था। लेकिन जब भी सेंटेंस नेगेटिव वाला आ गया ना, नन आ गया, नोबडी आ गया, तो नोबडी का मतलब ही होता है नॉट प्लस एनी, तो वहां हम एनी लगाते, एनी लगा देते। राइट्स वर नॉट डिजायर्ड, राइट्स को डिजायर नहीं किया गया किसी के भी द्वारा, बाय एनीबॉडी लगा दोगे। कभी कभी ऑप्शन ऐसा भी दे, पहले आप लिखो, इसको लिख लो पहले, दूसरा ऑप्शन और भी आ सकता है। ये सारा जो मैं ऑप्शंस दे रही हूं अकॉर्डिंग टू योर प्रीवियस पेपर, वहां पे लगाओगे, क्योंकि नोबडी अगर वाक्य में हो तो नॉट प्लस एनी आएगा, नन भी वाक्य में हो तो नॉट प्लस एनी का यूज करेंगे, ठीक है। एक ऐसा ऑप्शन भी आ सकता है, लिख लीजिए, लिखिए इसको, ओके ये हो गया। कभी कभी ऑप्शन ऐसा भी आएगा,
डायरेक्ट कर दोगे, ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। एक ऑप्शन में आएगा राइट्स वर डिजायर्ड बाय नोबडी, राइट्स वर डिजायर्ड बाय नोबडी। और एक ऑप्शन में आएगा राइट्स वर नॉट डिजायर्ड बाय एनीवन, एनीबडी। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो कि मैम क्वेश्चन में तो नोबडी है ना, तो हमारा ऑप्शन में भी तो नोबडी होना चाहिए। ओके, ऑप्शन में भी तो नोबडी होना चाहिए। देखो सेंटेंस पढ़ के देखो, पहले हमने पॉजिटिव बोल के लास्ट में नेगेटिव बोला। राइट्स को डिजायर किया जाता है, राइट्स को डिजायर किया जाता है, किसी के द्वारा नहीं। तो ये इनकरेक्टली सेंटेंस, इनकरेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि जब भी नेगेटिव आ जाता है ना तो हम उसको पहले राइट्स को नहीं डिजायर किया जाता है, किसी के द्वारा। तो जब भी हमारा सेंटेंस में नोबडी आ गया ना तो आप सोचोगे कि नोबडी ही यूज कर दिया जाए, नहीं, वहां पे नॉट प्लस एनी डालो। दिस वन इज करेक्ट, दिस वन इज रॉन्ग, ऐसा ऑप्शन भी आ सकता है। नन के साथ भी वही है, अगर नन आ गया ना, लाइक कोई उसको पसंद नहीं करता है, नन लाइक्स हिम, एक ऑप्शन दे देंगे नन लाइक्स हिम। एक ऑप्शन में दे देंगे ही, हिम का ही कर दिया, प्रेजेंट टेंस है, ही इज लाइक्ड, उसको लाइक किया जाता है। और लास्ट में बोलोगे किसी के द्वारा नहीं, उसको नहीं लाइक किया जाता है किसी के द्वारा। और एक ऑप्शन में आ जाएगा he is liked, sorry, he is not liked, अरे he is not liked by ना anyone, none है तो anyone कर देना, और nobody है तो anybody कर देना। कौन सा करेक्ट है? ठीक है, तो ये वाला होगा नॉट प्लस एन, ये रॉन्ग। बी वाला होगा, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये तो बेसिक किया है, अब आ जाओ नेक्स्ट। ठीक है, अब हम अलग अलग सेंटेंसेस करेंगे। ओके, विल डू डिफरेंट टाइप। अभी तो हमने बेसिक किया, अब हम अलग अलग सेंटेंस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं पैसिव ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। और याद रखना है कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय इन्वर्जन होता है। क्यों होता है? अगर एक्टिव पैसिव में अगर मैं छोटा सा डिफरेंस बताऊं कि मैम एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो वॉइस में कोई नो चेंज ऑफ टेंस। एक्टिव पैसिव में हम टेंस नहीं बदलते हैं, बट डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कभी कभी टेंस बदलता भी है और कभी कभी नहीं भी बदलता है। ये मैं आपको नरेशन में बताऊंगी। ठीक है, एक्टिव पैसिव में नरेशन में टेंस बदलता भी है, कभी कभी नहीं बदलता है। कब बदलता है? जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में। और दूसरा चीज याद रखना है कि एक्टिव पैसिव में इन्वर्जन होता है।
इन्वर्जन का मतलब क्या है? सब्जेक्ट से पहले वर्ब। एक्टिव पैसिव में इन्वर्जन होता है, और क्यों होता है? अगर एक्टिव में क्वेश्चन मार्क है इंटरोगेटिव सेंटेंस में, तो पैसिव में भी क्वेश्चन मार्क रहेगा। पैसिव में भी क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्योंकि जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं ना, तो क्वेश्चन मार्क, कॉमा वॉमा हटता नहीं है, पंचुएशन मार्क्स नहीं हटता है। तो अगर एक्टिव में क्वेश्चन मार्क है तो पैसिव में भी रहेगा, और दोनों जगह क्वेश्चन मार्क है तो इन्वर्जन होगा। लेकिन हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं ना, तो डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क रहता है, तो वहां तो इन्वर्जन होगा। जब हम उससे इनडायरेक्ट बनाते हैं, डायरेक्ट से, तो वहां का क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप में बदल जाता है, और जब फुल स्टॉप में वाक्य आ गया तो वहां इन्वर्जन नहीं हो। कभी कभी फुल स्टॉप वाला भी सेंटेंस इन्वर्जन लेता है, बशर्ते कि सेंटेंस की शुरुआत किसी एडवर्ब से। ओके, तो नरेशन में कभी इन्वर्जन होता भी है, कभी नहीं भी होता है। नरेशन में इन्वर्जन कब होता है? जब वाक्य डायरेक्ट स्पीच में हो। डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, बट इनडायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप में बदल जाता है। बट एक्टिव पैसिव में कोई क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप में नहीं बदलेगा। एक्टिव में क्वेश्चन मार्क है तो पैसिव में भी रहेगा। ओके, इसलिए इन्वर्जन होता है। तो पैसिव ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब देखो, इंटरोगेटिव सेंटेंस ना कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, हु से भी स्टार्ट हो सकता है, व्हाट से भी। इंटरोगेटिव सेंटेंस का दायरा बहुत बड़ा है। व्हाट, व्हेन, हाउ, विल, शैल, कैन, कुड, इज, एम, आर, कहीं से भी सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है। हम अलग अलग करेंगे। ओके, इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है क्वेश्चन मार्क सेंटेंस। क्वेश्चन मार्क सेंटेंस का पैसिव कैसे बनता है? तो सबसे पहले एग्जाम का फेवरेट है हु और हुम वाला करते हैं। ठीक है, हु और हुम। हु और हुम अलग अलग करेंगे, फिर डू, डज, डिड वाला भी करेंगे। अगर इससे एक आध क्वेश्चन तो इससे रहेगा ही। पहले जब आपके एक्टिव, पहले क्या होता था? पहले मीन्स 200 नंबर का होता था ना, तो आपका 20 नंबर एक्टिव पैसिव और 20 नंबर नरेशन होता था। और एक्टिव पैसिव में अगर वो 20 क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का 5-6 क्वेश्चन रहेगा, 5-6 में से 2 हु और हुम वाला रहेगा। बट अब तो क्वेश्चंस कम हो गए, क्वेश्चंस अब बहुत कम हो गए हैं, 45 क्वेश्चंस है सिर्फ। तो चलो हु और हुम वाला देखते हैं। अगर हमारा वाक्य हु से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसका पैसिव बाय हुम, बाय प्रीपोजिशन। ये हु किसके लिए यूज करते हैं? ये हु सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, और ये जो हुम है ना, ऑब्जेक्ट के लिए। और बाय प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा हुम आता है, बाय हुम। याद रखना है कि प्रीपोजिशन के तुरंत बाद हु लग ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ये प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। बट हु तो सब्जेक्ट है, हु तो सब्जेक्ट है ना, तो यहाँ पे हु नहीं आना, हुम आना चाहिए, हुम ऑब्जेक्ट। तो अगर हमारा वाक्य हु से शुरू हो ना, तो उसका पैसिव हम बाय हुम लगा के बनाएंगे। बाय हुम, बाय हुम। इसमें भी बहुत सारे कंडीशंस हैं। अगर हमारा वाक्य हुम से स्टार्ट हो, तो उसका पैसिव हु लगा के बनाएंगे। बाय हु मत कर, सिंपली हु, और हु लगा है तो बाय हुम। पहले आप लिखो इसको, क्वेश्चंस दे रही। इसमें भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, ऑप्शंस बदल बदल के।
ठीक है, अब मैं क्वेश्चंस देना शुरू कर रही हूँ। बस याद रखो कि हु से है तो बाय हुम लगाना, बाय हुम। इसमें भी बहुत सारे कंडीशंस है, और सिंपली हुम से स्टार्ट हो रहा है तो हु लगाना। मैंने सेंटेंस लिखा, हु रोट द बुक, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस, हु रोट द बुक। ठीक है, अब एक ऑप्शन में ये क्या से शुरू हो रहा है, हु से शुरू हो रहा है ना, और ये एक्टिव वॉइस है। पैसिव होता तो V3 लगा होता है, और जब भी हमारा सेंटेंस हु से स्टार्ट हो रहा है ना, तो बाय हुम से करेंगे। एक ऑप्शन में देने वाले हैं बाय हुम द बुक वॉज रिटन, क्योंकि बुक हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है ना, इसको मैंने सब्जेक्ट बनाया, बाय हुम द बुक वॉज रिटन। एक ऑप्शन में ये आएगा, और एक ऑप्शन में आएगा बाय हुम, छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना है, वॉज द बुक रिटन। दोनों सेंटेंस में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? टेंस तो दोनों का सेम है, दोनों सेंटेंस में आपको डिफरेंस क्या दिख रहा है? यहाँ जो है सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, इसका मतलब है इन्वर्जन नहीं हो रहा है। उल्टा कब होता है? उल्टा कब होता है? जब सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गया, इसमें इन्वर्जन हो रहा है। तो दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है कि एक में इन्वर्जन हो रहा है और एक में नहीं हो रहा है। आपको कौन सा ऑप्शन चुनना? मैंने क्या बोला, बताया था कि अगर एक्टिव में क्वेश्चन मार्क है ना, ठीक है, अगर एक्टिव में क्वेश्चन मार्क लगा है तो क्वेश्चन मार्क हटता नहीं है, ये नरेशन में हटता है। नरेशन में ना जब क्वेश्चन मार्क बदल जाता है फुल स्टॉप में, और जब वाक्य फुल स्टॉप में बदल गया इन्वर्जन नहीं होगा। बट अगर एक्टिव में क्वेश्चन मार्क है, एक्टिव में क्वेश्चन मार्क था ना, एक्टिव में क्वेश्चन मार्क है तो पैसिव में भी क्वेश्चन मार्क रहता है। एक्टिव से पैसिव बनाते समय क्वेश्चन मार्क नहीं हटता, और जहां क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है वहां इन्वर्जन होगा, बट ऊपर वाले सेंटेंस में इन्वर्जन नहीं हो रहा है ना, तो ये रॉन्ग। सेकेंड वाला इज करेक्ट, इन्वर्जन चाहिए। बाय होम द बुक वॉज रिटन नहीं होगा, वॉज द बुक रिटन। ओके, हाँ इन्वर्जन चाहिए। यस, एक और सेंटेंस देती हूँ। हु रोट द बुक। कभी कभी क्या होता है ना, अभी तो मैंने बोला है कि बाय होम, हु से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस बाय होम ले। जैसे इसी सेंटेंस को लेती हूँ, हु रोट द रामायण, रामायण को किसने लिखा? ठीक है, एक ऑप्शन में आ गया द रामायण। कभी कभी बाय होम शुरू में भी लगा देते, कभी कभी लास्ट में भी लगा देंगे। द रामायण वॉज रिटन बाय होम। और दूसरा ऑप्शन आ गया बाय होम इज द रामायण रिटन, किसके द्वारा लिखा गया? तो आप बोलोगे कि मैम देखो यहाँ पे बाय होम लास्ट में आया और यहाँ पे होम पहले आया। ठीक है, बाय होम पहले आया और यहाँ पे बाय होम लास्ट में आया। कभी कभी हम बाय होम को शुरू में भी लगा सकते हैं और कभी कभी लास्ट में भी लगा सकते हैं, लास्ट में भी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे ना, और आप बोलोगे कि मैम अभी तो आपने बोला कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में इन्वर्जन चाहिए, बट यहाँ तो इन्वर्जन नहीं हो रहा है।
सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, बट यहाँ तो इन्वर्जन नहीं हो रहा है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में तो इन्वर्जन चाहिए ना, सब्जेक्ट से पहले वर्ब चाहिए, तो यहाँ पे इन्वर्जन चाहिए, और नीचे वाले में इन्वर्जन हो रहा है और ऊपर वाले में नहीं हो रहा, और क्वेश्चन मार्क में तो इन्वर्जन चाहिए, लेकिन हमारी मजबूरी है ना कि हमें इसे ही टिक करना पड़ेगा। कभी कभी हम बाय होम शुरू में भी लगाते हैं, कभी कभी हम बाय भी लगाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इन्होंने एक बहुत बेसिक एरर कर दिया है। इन्होंने क्या किया है ना, सेंटेंस का टेंस बदल दिया है। हमारा सेंटेंस पास्ट टेंस में जा रहा है, इन्होंने ठीक है इन्वर्जन किया है, लेकिन सेंटेंस का टेंस तो पास कर दिया ना। और बेसिक रूल, बेसिक क्या चीज देखना है एक्टिव से पैसिव बदलते समय? टेंस। टेंस नहीं बदलना चाहिए। तब हमें इसमें इन्वर्जन ना होते हुए भी ना हमें इसी को चूज करना है, क्योंकि यहाँ तो उन्होंने रोट को मतलब पास्ट को प्रेजेंट कर दिया, पास्ट को प्रेजेंट है। अब बोलोगे कि मैम आपने तो बोला है इंटरोगेटिव सेंटेंस में इन्वर्जन चाहिए, बट यहाँ तो इन्वर्जन नहीं हो रहा है, तो क्या किया जाए? जैसा ऑप्शन है आंसर यही जाना चाहिए। कभी कभी हम होम बाय लास्ट में भी लगा देते हैं, कभी कभी हम शुरू में भी लगा देते हैं। लेकिन हमारे एसएससी में ये ना, कोई किसी बच्चे ने, कोई पोस्ट ऑफिस एग्जाम था, उसमें ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था कि मैम हमने तो पढ़ा था ना बाय होम शुरू में लगाते हैं, बट वहाँ लास्ट में लगा के दिया था और इसी को करेक्ट माना था। ठीक है, लास्ट में भी लगा सकते हैं, और ये होना चाहिए था, टेंस सही होना चाहिए, बट यहाँ टेंस रॉन्ग। ठीक है, लेकिन हमारे एसएससी में कल मैं हु और हुम का बहुत सारा क्वेश्चंस आपको प्रीवियस पेपर का करवाऊंगी। हमारे एसएससी में ऐसा आया हुआ एक ऑप्शन में था बाय हुम was the रामायण written। कल मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हु और हुम वाला करवाऊंगी। और एक ऑप्शन में था, पिछला वाला सेंटेंस में तो द रामायण वाज रिटन बाय हुम वाला को मैंने करेक्ट माना था ना, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेंस नहीं बदल रही हूँ, द रामायण वाज रिटन बाय हुम। अब देख लो, यहाँ पे बाय हुम लास्ट में आ रहा है और यहाँ पे हुम पहले आ रहा है, तो आप मुझे बोलोगे कि मैम बाय हुम तो लास्ट में भी आ सकता है, पहले भी आ सकता है, लेकिन अगर ये दो ऑप्शन आ गया ना, ये दो ऑप्शन आ गया, तब किसको मानना है? देखो यहाँ पे यहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, यहाँ नो इन्वर्जन, और यहाँ पे इन्वर्जन हो रहा है ना सब्जेक्ट से, तो उस केस में इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इन्वर्जन तो हमें चाहिए ही चाहिए, तो हम इसको मानेंगे, इसको। तो आप बोलोगे मैं पिछला सेंटेंस में भी तो इन्वर्जन नहीं था, बट आपने उसको टिक किया, क्योंकि दूसरा वाला सेंटेंस का टेंस एरर कर दिया था, उसको मान ही नहीं सकते। ठीक है, तो अभी हम कल करेंगे, अभी यूट्यूब क्लास भी है कि हुम वाला, ठीक है, हुम वाला बाय हुम लेता है, लेकिन कभी कभी ना हु वाला सेंटेंस हु भी ले सकता है, कल करेंगे हम इसको। ओके, कभी कभी ऐसा भी करेंगे, बाय हु वाज द रामायण रिटन। यहाँ तो इन्वर्जन किया है ठीक है, यहाँ पे इन्वर्जन तो किया है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब डाला, बट बाय प्रेपोजिशन है ना, इसके बाद हु नहीं आता, बाय के बाद हु माना जाए। ठीक है, कल हम क्या डिस्कस करेंगे? वैसे तो हु वाला सेंटेंस बाय हुम लेता है, बट कभी कभी हु वाला सेंटेंस हु से भी स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, मुझे लग रहा है ना ये बहुत लेंदी चैप्टर नहीं होता। नरेशन वॉइस को खत्म करने में ना मुझे 4 दिन लगता है, तो 2 दिन आज क्लास हो गया है, कल और परसों में आपका वॉइस खत्म हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये सब ऑप्शंस का गेम। ठीक है।